हाय स्टूडेंट, जैसा कि हम लोग इसके पहले वाले लेक्चर में केमिकल काइनेटिक्स में हम लोगों ने रेट इंटीग्रेटेड मेथड फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, हाफ लाइफ पीरियड, रेट लॉ, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, ये सब हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ। आज हम लोग न्यू टॉपिक पढ़ने वाले हैं और वो टॉपिक है आरेनियस इक्वेशन। तो सबसे पहले मैं इस टॉपिक को पढ़ने का कारण बताता हूं कि आरेनियस इक्वेशन का इंपॉर्टेंस क्या है। जैसा है कि हम लोग पहले से ही जानते हैं कि दो तरह की रिएक्शन होती है, एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर इन केस ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन देन रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑल्सो इंक्रीजेड। अगर कोई भी एंडोथर्मिक रिएक्शन है, आप टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं तो रिएक्शन की जो स्पीड है, रिएक्शन का जो रेट है वो इंक्रीज होता है। To show how temperature affect the rate of reaction, first of all we use Arrhenius equation। तो टेम्परेचर किस तरीके से किसी रिएक्शन के रेट को अफेक्ट करता है, इसको जानने के लिए हम Arrhenius इक्वेशन को अप्लाई करते हैं। तो व्हाट इज Arrhenius इक्वेशन, ये आपको समझ में आ गया कि Arrhenius इक्वेशन का इंपॉर्टेंस क्या है। Arrhenius इक्वेशन so that how rate of reaction is dependent upon temperature. So this is the equation K equal to A e to the power minus EA by RT. What is K? K is rate constant and A is Arrhenius factor. This is also known as pre-exponential factor. Here EA is activation energy, R is gas constant, T is temperature in Kelvin. Again I repeat, K is rate constant, A is Arrhenius factor or pre-exponential factor, EA is activation energy, R is gas constant and T is temperature. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये डिस्कस करते हैं यहाँ कि एक वैल्यू है, कांस्टेंट है, आर्हेनियस फैक्टर, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, ये भी अलग अलग केस में अलग होगा, इसकी एक वैल्यू होगी फिक्स। अगर हम EA एक्टिवेशन एनर्जी की बात करें तो सबसे पहले हम इसको डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी। R इज ए गैस कांस्टेंट, T इज ए टेम्परेचर, T आपका एक टेम्परेचर है, R एक गैस कांस्टेंट है। तो सबसे पहले हम एक्टिवेशन एनर्जी पर आते हैं। सपोज A इज ए रिएक्टेंट, रिएक्ट विथ अनदर रिएक्टेंट बी। एक रिएक्टेंट है जो रिएक्ट कर रहा है दूसरे किसी रिएक्टेंट बी से टू प्रोड्यूस ए प्रोडक्ट सी एंड डी। So A is a reactant, react with B to produce product C and D, तो अब हम यहां फोकस करते हैं कि ये जो रिएक्टेंट है A और B, मैं वापस रिपीट कर रहा हूं कि A एक रिएक्टेंट है जो रिएक्ट कर रहा है B से टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट C एंड D। नाउ वी डिस्कस अबाउट एक्टिवेशन एनर्जी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं फॉर द एनी रिएक्शन, किसी भी रिएक्शन के लिए द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल मस्ट बी पजेस ए मिनिमम एनर्जी लेवल टू प्रोसीड ए रिएक्शन सो दैट रिएक्टेंट इजिली चेंज इनटू प्रोडक्ट। किसी भी रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट के पास एक मिनिमम एनर्जी लेवल चाहिए जिससे कि आसानी से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो जाए। अगर वो एनर्जी जो मिनिमम एनर्जी है वो रिएक्टेंट के पास कम है, मैं एक सिंपल सा एग्जांपल बता दे रहा हूं। अगर आपने किसी रिएक्टेंट को 25 डिग्री सेल्सियस पे रखा है, जाहिर सी बात है दे पजेस ए पर्टिकुलर एनर्जी लेवल, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पजेस ए पर्टिकुलर एनर्जी लेवल एट 25 डिग्री सेल्सियस। अब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे 45 डिग्री सेल्सियस तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की जो एनर्जी लेवल होगी, जो एनर्जी होगी वो डिफरेंट होगी, वो बढ़ जाएगी टेम्परेचर इंक्रीज करने पे, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है टेम्परेचर को इंक्रीज करने पे। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर ए और बी रिएक्टेंट है जो रिएक्ट करके आपस में प्रोडक्ट सी और डी बनाना चाहते हैं,
और इसके लिए मैंने बताया कि ए और बी के पास एक मिनिमम एनर्जी लेवल होती है। तो सबसे पहले इसी को डिस्कस करते हैं कि उस मिनिमम एनर्जी लेवल को हम क्या कहते हैं। तो उस मिनिमम एनर्जी लेवल को हम लोग कहते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी इज द मिनिमम एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड फॉर ए रिएक्टेंट मॉलिक्यूल टू चेंज इनटू प्रोडक्ट। ये वो मिनिमम एनर्जी लेवल है जो कि किसी रिएक्शन में रिएक्टेंट के पास चाहिए ताकि वो आसानी से प्रोडक्ट में चेंज हो जाए। सपोज अगर ए बी को थ्रेशोल्ड एनर्जी चाहिए 60 किलो जूल और उनके पास जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है वो 30 किलो जूल है, तो डेफिसिट कितना हुआ? डेफिसिट हुआ 30 किलो जूल का। डेफिसिट कितना हुआ? 30 किलो जूल का। तो दिस इज द डेफिसिट, ये डिफरेंस है। रिएक्शन के लिए 60 किलो जूल चाहिए बट रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के पास एनर्जी लेवल ओनली 30 किलो जूल है, तो 30 किलो जूल का डेफिसिट है। अब इस रिएक्शन कैसे प्रोसीड करेगी? तो अब हम आते हैं इस पर कि कभी कभी रिएक्शन में क्या होता है कि रिएक्टेंट आपस में डायरेक्ट रिएक्ट करके प्रोडक्ट प्रोड्यूस नहीं करते हैं, बल्कि क्या फॉर्म करते हैं? इंटरमीडिएट फॉर्म करते हैं। क्या फॉर्म करते हैं? इंटरमीडिएट। तो रिएक्शन टेक्स प्लेस थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट। जैसे मैं एक एनसीईआरटी का एग्जांपल ले रहा हूं, हाइड्रोजन आयोडीन रिएक्ट टू ईच अदर। फर्स्ट ऑफ ऑल दे फॉर्म ए इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। सबसे पहले एक ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, ये एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे और फिर ये चेंज होगा आपका 2HI में, जो कि आसानी से प्रोड्यूस हो जाता है। इंटरमीडिएट प्रोडक्ट अनस्टेबल होता है, थोड़ी देर के लिए शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए रिएक्शन में प्रोड्यूस होगा और फिर ये किस में चेंज हो जाएगा? प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा। आ गया समझ में? तो आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो केवल सिंपल सा है कि देयर आर टू डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। व्हेन वी इंक्रीज the temperature, in case of endothermic reaction, rate of reaction is increases, speed of reaction is increases. So my dear student, here we calculate the impact of, here we discuss the impact of temperature on the average rate of reaction, speed of reaction। किस तरीके से टेम्परेचर के इंक्रीज होने से एवरेज रेट पर इफेक्ट पड़ता है, स्पीड ऑफ रिएक्शन पर अफेक्ट पड़ता है, उसको हम देखते हैं इस आरएनएस इक्वेशन से। ठीक है ना? तो मैंने आपको एक बेसिक जानकारी दी है। और आर की अगर आप बात करें तो आर एक गैस कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, ये इसकी वैल्यू है। यहां आपको टेम्परेचर जो रखना है वो टेम्परेचर किस में रखना है? केल्विन में रखना है। ठीक है? तो आप जो मैंने आपको जानकारी बताई अबाउट एक्टिवेशन एनर्जी, intermediate formation, sometime reaction takes place, proceed through the formation of intermediate compound, इसके बारे में भी हमने डिस्कस किया। तो ये आरएनएस इक्वेशन टॉपिक हम डिटेल में आज पढ़ेंगे, इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और एक नए कंक्लूजन पर हम लोग पहुंचेंगे। तो ये मैं अभी हटा रहा हूं ये। अब हम लोग आते हैं इसको, आरएनएस इक्वेशन को हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं और सिंप्लीफाई करके उसका यूज करना भी हम लोग सीखेंगे। जैसे दिस इज द आरएनएस इक्वेशन K इक्वल टू A e टू द पावर माइनस EA बाई RT, K टू द पावर A e टू द पावर माइनस EA बाई RT। तो आप देखो यहां पर एक ये e टू द पावर माइनस EA बाई RT है। ठीक है? तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? टेकिंग लॉग बोथ साइड, हम ln लेंगे पहले, ln K इक्वल टू ln A e टू द पावर माइनस EA बाई RT। अब ये प्रोडक्ट रूल आप अप्लाई करेंगे तो यहां क्या हो जाएगा? ln A, ये log m प्लस log n इज इक्वल टू होता है log m इंटू log n इज इक्वल टू होता है log m इंटू n इज इक्वल टू log m प्लस log n। तो ये बेसिक सा रूल है और मेरे हिसाब से आपको पता है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है ना? तो हम इसको ब्रेक कर रहे हैं, log ln A इंटू e टू द पावर माइनस EA बाई RT इज इक्वल टू ln A प्लस ln e टू द पावर EA बाई RT। अब तो ln का बेस E है और यहां ये हो गया ln K, तो ln का बेस होता है E, तो A बेस E टू द पावर माइनस EA बाई RT। अब इसमें फार्मूला क्या है?
कि ln e टू द पावर x बेस e इज इक्वल टू होता x ln e बेस e टू द पावर 1 इज इक्वल टू e, इसी को हम लिखते हैं ln e बेस e बराबर 1। तो ये एक बेसिक मैथमेटिक्स है जिसको हम यहां पर अप्लाई कर रहे हैं इस इक्वेशन में। तो इस तरीके से होगा ln k इज इक्वल टू ln a, आप बेस e लिख सकते हैं, कोई बात नहीं, मैं समझाने के लिए मैंने लिखा, ये अंडरस्टूड है, ठीक है ना। अब ये हो जाएगा प्लस माइनस साइन ई ए बाई आर टी ln e बेस e। तो जैसा कि मैंने बताया अभी आपको कि ln e बेस e की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। तो अब आपका इक्वेशन हो जाता है ln k ln a प्लस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस हो जाएगा ई ए बाई आर टी। तो ये एक आपका इक्वेशन आ गया, ठीक है। ये एक इक्वेशन है और एक इक्वेशन ये है जिस पर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ये भी है। तो मैं इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दे रहा हूं, इसको मैं इक्वेशन नंबर सेकंड दे दे रहा हूं, जिस पर हम लोग अभी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ओके, उसके बाद हम लोग इस को लाग में कन्वर्ट करते हैं। तो लाग में कन्वर्ट करने के लिए मैंने बार बार बताया कि भाई अगर ln x है, लाग में आप कन्वर्ट करते हो तो log x लिखेंगे, लेकिन 2.303 का मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसा क्यों है, ln x बेस e को log x बेस 10 में जब हम कन्वर्ट करते हैं तो 2.303 का क्या करते हैं, मल्टीप्लीकेशन करते हैं। गेटिंग माय पॉइंट। तो ये इसको हम यहां पर अप्लाई करेंगे तो ये अब हो जाएगा 2.303 log k 2.303 log a माइनस ई ए बाई आर टी। तो ये इक्वेशन हो गया। अब डिवाइड कर देंगे पूरे इक्वेशन को, ठीक है ना, बाई 2.303। तो हमको क्या मिल जाएगा, log k इज इक्वल टू log a माइनस ई ए बाई 2.303 आर टी। दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट इक्वेशन। ये एक नया और इक्वेशन आपको मिल गया। तो इस तरीके से हमको यहाँ 3 इक्वेशन मिले, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड, इक्वेशन नंबर थर्ड। तो यहां तक बच्चों समझ में आया, मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं। और इसके बाद हम लोग अब टेम्परेचर को चेंज करते हैं, तो उसके इंपैक्ट को रीड करेंगे, ठीक है, और आसानी से हमको पूरा इक्वेशन समझ में आ जाएगा। ठीक, तो मैं यहां पर इसको हटा रहा हूं और अब हम इसको हम टेम्परेचर कंडीशन ले रहे हैं। लेट्स सपोज T2 एंड T1, ये मैंने दो टेम्परेचर लिया, T2 एंड T1। तो T2 एंड T1 दो टेम्परेचर है जिसमें T2 ग्रेटर देन T1 है। T2 टेम्परेचर इज ग्रेटर देन T1। तो आप आरएनएस इक्वेशन का कॉन्सेप्ट सुन लो। According to Arrhenius equation, every 10 degrees Celsius increase in temperature, the value of rate constant become 2 to 3 times। अगर आप 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो तो जो रेट कांस्टेंट की वैल्यू है वो 2 गुने से 3 गुने के बीच में हो जाती है। आ गया समझ में। तो इस तरीके से अब इस इक्वेशन नंबर थर्ड में, मैं इक्वेशन नंबर थर्ड यहां पर वापस लिख रहा हूं, log k इक्वल टू log a माइनस ई ए बाई 2.303 आर टी। ये था इक्वेशन नंबर थर्ड जो हमारा आया हुआ था, ठीक है। और ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट मैं हटा रहा हूं यहां से। इक्वेशन नंबर फर्स्ट को हम यहां पे लिख रहे हैं k इक्वल टू a e टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी। तो ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। और ये आपका इक्वेशन नंबर सेकेंड, ln k इक्वल टू ln a माइनस ई ए बाई आर टी। ये अभी हम लोग इसको यूज करेंगे 1 बाई 1, ठीक है। और इसी तरीके से तीसरा इक्वेशन तीसरा इक्वेशन हमने लिखा हुआ है, तो इसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो मैं आगे बढ़ता हूं, तो ये हो गया log k इज इक्वल टू log a माइनस ई ए बाई 2.303 आर टी। अब हम दो कंडीशन ले रहे हैं। सपोज एट T1 टेम्परेचर log k becomes log k1. Now this is log a minus EA by 2.303 R T1 at T2 temperature. At T2 इक्वेशन
log K2 log A माइनस EA माइनस EA 2.303 R T2। तो मैं इसको, दिस इज इक्वेशन नंबर 5 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अब हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन नंबर 5 से माइनस कर रहे हैं इक्वेशन नंबर 4 को। तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारी जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी log K2 माइनस log K1। हम लेफ्ट साइड वाले को लेफ्ट साइड से सेपरेट करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि 5 को 4 में से क्यों सेपरेट कर रहे हैं, क्योंकि K2 की वैल्यू ज्यादा होगी K1 से, टेम्परेचर ज्यादा है T2। गेटिंग माई पॉइंट। तो ये हो गया अब आपका log A माइनस EA अपॉन 2.303 R T2 माइनस साइन log A माइनस EA अपॉन 2.303 R T1। तो ये आया। अब माइनस से हम, अब ये है, अब अगर ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये माइनस से मल्टीप्लाई किया जाएगा, तो ये माइनस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा। नाउ दिस log A कैंसिल आउट हो जाएंगे और वैल्यू आएगी EA अपॉन 2.303 R T1 माइनस EA अपॉन 2.303 R T2। और log, इसके लिए हम फिर अप्लाई कर सकते हैं मैथ के कॉन्सेप्ट को। log m अपॉन n इज इक्वल टू होता है log m माइनस log n। तो ये बेसिक मैथमेटिक्स है, इसको हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो इस तरीके से ये होगा log K2 बाई K1। तो ये आ गया, हमको मिल गया। अब हम इसमें कांस्टेंट ले सकते हैं, और जब कांस्टेंट लेंगे तो ये जो हमारा इक्वेशन है वो हो जाएगा, मैं यहां पे इसको लिख दे रहा हूं, ये जो हमारा इक्वेशन है ये हो जाएगा log K2 बाई K1 log K2 बाई K1 इज इक्वल टू EA बाई 2.303 R। कॉमन लेंगे, ब्रैकेट 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। ओके स्टूडेंट, एनी डाउट? तो ये हमने डिराइव कर लिया फाइनल इक्वेशन, एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर 6 जिस पर क्वेश्चन है, और ये सारे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व भी करेंगे। उसके बाद अभी हम इसके डायग्राम को पढ़ेंगे, और डायग्राम के साथ साथ और भी जो कॉन्सेप्ट है, इसके ग्राफ रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके।